सुमित और उसकी पत्नी जेल से छूटकर आते हैं और सीधा अपने घर जाते हैं और वहां जाकर अपनी मां से पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। गिड़गिड़ाते हैं और ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि माँ हम तेरे ही बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दो। लेकिन उनकी माँ उन्हें माफ़ नहीं करती और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से सुमित और उसकी पत्नी अपनी माँ से इस तरह से माफ़ी मांग रहे थे और क्यों वो जेल के अंदर बंद थे? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। वहां पर एक घर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा रहा करती है जिनकी उम्र है 70 साल और जिनका नाम है चंद्रो। इनके साथ इनके बेटा और बहू रहा करते हैं और एक इनका पोता भी है जिसकी उम्र महज 8 साल है। बेटे की एक किराने की दुकान है तो बाजार जाकर अपनी दुकान को देखा करता। घर में पीछे से बहू रहा करती है और उसका छोटा वाला पोता रहा करता है। स्कूल से आने के बाद वो अपनी दादी के साथ खेला करता है। चंद्रो के पति की मौत कुछ दिन पहले हो चुकी है और उसके बाद जो उसकी बेटा और बहू है वो उस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं। उसे बात बात पर डांटा करते, घर से बाहर रहने के लिए कहा करते, यानी कि घर के अंदर उसे एंट्री नहीं थी। वो केवल आंगन में ही दीवार के पास एक खटिया बिछा दी थी, उसी खटिया के ऊपर वो लेटी रहती। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, वो वहीं पर उसी खटिया पर पड़ी रहा करती। घर के अंदर उसे कभी नहीं जाने दिया जाता था और उसकी जो बहू थी वो उस पर बहुत ही अत्याचार किया करती। बात बात पर कहा करती, अरे बुढ़िया तू मरती भी तो नहीं है, न जाने किस दिन तुझसे आफत कटेगी। ऐसा बार बार ताना दिया करती। जो बुढ़िया है इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती। लेकिन उस बुढ़िया की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी के पल भी आते हैं। जब उसकी बेटियां अपने भाई के यहाँ पर आया करती तो उस टाइम पर उसकी बहू उसे अच्छी तरह से नहला धुलाकर तैयार कर घर के अंदर ले जाया करती और उनकी बेटियों को ऐसा दिखाती कि भाभी जो है वो माँ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। उनको खाने के लिए सबसे पहले पूछा जाता है और जो वो मांगती हैं वही चीज़ दी जाती है। लेकिन जो असलियत में उस बुढ़िया की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जो उसकी बेटे की पत्नी थी वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करती, खाने के लिए बासा कूसा खाना दिया करती और बार बार उसे ताना मारा करती। अब इन सभी ताड़नाओं को सहते हुए कभी कभी उसके मन में आता कि ये बात मैं अपनी बेटियों को बता दूं, लेकिन तभी वो सोचने लगती कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद मेरी बहू और बेटे मुझे अपने साथ रखने से मना कर दे। बेटियों के पास कब तक रहूंगी, बेटियां खुद ही ससुराल वालों के पास रहा करती हैं। अब इस बात को सोचकर वो अपनी बेटियों से भी कुछ नहीं कहती है और सारी के सारी प्रताड़ना सहन करती रहती है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। बार बार जो उसकी बहू है उस पर पिटाई लगाया करती। इसी तरह से एक दिन संडे का दिन था तो उसका पोता गोलू वहीं पर खेल रहा था। खेलते खेलते वह अंदर से एक प्लेट के अंदर पकोड़े लाता है और लाकर अपनी दादी के साइड में बैठ जाता है। वो कहता है कि दादी खाओ, लेकिन दादी अपने पोते से मना करती है। कहती है कि बेटा मैं इन्हें नहीं खा सकती, अगर मैंने इन्हें खाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पोता बच्चा था और बच्चे जिद किया करते हैं और उसी जिद के कारण उस पोते ने ज़बरदस्ती वह पकौड़ा अपनी दादी के मुंह में ठूस दिया। जैसे ही वो पकौड़ा जबान से टच होता है तो उस बुढ़िया की आंखें बंद हो जाती हैं, बूढ़ी अम्मा की, और वो उस पकौड़े के स्वाद को महसूस करके उसे खाने लगती है। पकौड़ा पूरा पेट में भी नहीं गया था, तभी पीछे से कोई उसके बाल पकड़ता है और उसे खींचकर खटिया से नीचे डाल देता है। जो उसका पोता था वो भी वहां से भाग गया था। बुढ़िया कहती है कि मैंने ये नहीं खाया, ये मुझे इसने ज़बरदस्ती खिलाया था। लेकिन उसकी बहू उस पर तनिक भी रहम नहीं करती और उसे बार बार पीटने लगती है। बालों को पकड़कर कभी इधर पटका कभी उधर पटका और बार बार लातों से, थप्पड़ों से और घूंसों से उसको मारने लगती है। बुढ़िया बार बार कहती है कि मैंने अपने आप नहीं खाया, इसने मुझे ज़बरदस्ती खिलाया है। लेकिन वो जो बहू थी वो बार बार उसे टॉर्चर कर रही थी और कह रही थी तुझे तो पकोड़े खाने हैं ना, आज तुझे ऐसे पकोड़े खिलाऊंगी कि तू ज़िंदगी भर याद रखेगी। ऐसा कहकर वो उसे ज़ोर ज़ोर से मार रही थी। जब मारने के बाद वो थक जाती है तो वो एक साइड में खड़ी हो जाती है। बुढ़िया जो कि दर्द से कराह रही थी वो धीरे धीरे उठकर अपनी खाट पर जाकर लेट जाती है। शाम को बेटा आता है और बेटा देखता है कि उसकी माँ खाट में पड़ी हुई करा रही है, लेकिन वो भी कौन सा भला था। वह अपनी माँ को देखते हुए घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि क्या हुआ, बुढ़िया ने आज फिर कोई परेशानी खड़ी कर दी क्या? तभी उसकी पत्नी एकदम से उससे कहती है कि जीना हराम कर दिया है इस बुढ़िया ने, बार बार ऐसे काम करती है जिससे मुझे गुस्सा आए और फिर उसके बाद इसे पीटना पड़ता है। इसके बाद जो बुढ़िया है वो रात भर करारती रहती है। पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था और बुढ़िया की खाट बाहर आंगन में पड़ी हुई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जो बुढ़िया है उसे भूख लगती है। वह अपनी बहू से कहती है कि बहू मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो उसकी बहू शाम के बचे हुए चावल को नमक के साथ लाकर उसको दे देती है।
अब उस चावल को देखकर जो बुढ़िया है वो एकदम से झटपटा कर पड़ती है उस पे और बड़े ही स्वाद से उन चावलों को नमक के साथ खाने लगती है। इस बात को देखकर उसकी बहू चिढ़ जाती है और वो एकदम से प्लेट में हाथ मार देती है। चावल नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बुढ़िया को ज़्यादा ही भूख लगी थी, वो फर्श पर बैठकर उन चावलों को खाने लगती है। अब इसी तरह से बुढ़िया के दिन कट रहे थे, लेकिन तभी एक दिन सुबह सुबह उसे पता चलता है कि उसकी बेटी आने वाली है, छोटी वाली। अब इस बात को सोच सोच कर वह मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि चलो आज तो मुझे अच्छा खाने को मिलेगा। यह सोच ही रही थी, तभी उसकी बेटी पीछे से आ जाती है। अचानक से बेटी आई थी, बेटी ने घर पे किसी को भी नहीं बताया था। वो सोच रही थी कि घर वालों को सरप्राइज दूंगी, लेकिन वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो बाहर खटिया पर पड़ी हुई है। गर्मियों का दिन था, दोपहरी के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो कहती है कि माँ तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे गर्मी नहीं लग रही, चल घर के अंदर चल। तो बुढ़िया बात को संभालते हुए कहती है कि बेटी मैं तो ऐसे ही आ गई थी, मुझे लगा कि बाहर अच्छी तरह से हवा चल रही है और वहाँ पे थोड़ा बहुत शांति होगी। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी के साथ उस घर के अंदर आती है। जैसे उसकी भाभी उसकी ननद को आते हुए देखती है तो वो एकदम से कहती है कि दीदी आपका कैसे आना हुआ। तो वो कहती है कि भाभी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि एक बार भैया के यहाँ पर जाकर उनको सरप्राइज़ दिया जाए, तो आज मैं सरप्राइज़ देने के लिए आ गई। और वैसे भी हमें एक काम और था कि पिताजी ने जो प्रॉपर्टी हम बहनों के नाम भी करवा रखी है, उस प्रॉपर्टी को हम भैया के नाम पर उतरवाना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर जो बहू होती है उसके अंदर ही अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचती है कि चलो ठीक है, अब इनसे आफत कट जाएगी, जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी तो फिर उसके बाद देखूंगी ये मेरे घर पर कैसे आती है। इस बात को वो सोच ही रही थी, तभी उसकी छोटी वाली ननद कहती है कि बड़ी दीदी भी आने वाली है, वो कल आएंगी और परसों हम सारी के सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम करा देंगे। अब इस बात को सुनकर बुढ़िया परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि अगर बेटियों ने ये ज़मीन इसके नाम कर दी तो उसके बाद तो ये मुझे बिल्कुल अपने पास नहीं रखेंगे और ना ही मेरी बेटियों को यहाँ पर कभी आने देंगे। जो कभी कभार घर के अंदर आने का मौका मिलता है वो भी मेरे से छिन जाएगा। वह चाहती तो है अपनी छोटी बेटी को सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन वो अपनी बहू की तरफ देखते ही रुक जाती है। वो सोचती है कि इससे बहू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और फिर उसके बाद वो मेरी बेटियों को भी यहाँ नहीं आने देगी और मुझे भी घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करेगी। इस बात को सोचकर वह रुक जाती है, लेकिन मन में वो धारती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटियां अपनी प्रॉपर्टी को इसके नाम कर दें। अब इसी बात को सोचकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाती है। शाम का समय था तो बेटी कहती है कि माँ जी आओ, आप इसी कमरे के अंदर सो जाओ। तभी माँ जी कहती है कि ठीक है बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी बाहर से बहू के खांसने की आवाज़ आती है और जो माँ है वो चुप हो जाती है। बेटी कहती है कि माँ बताइए क्या बात करनी है आपको। तो माँ बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो यही पूछ रही थी दामाद जी कैसे हैं। उसके बाद बेटी और माँ में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, लेकिन माँ अपना दुख अपनी बेटी को नहीं बता पाती। जैसे सोने का समय होता है तो बेटी कहती है कि माँ अपने पैरों को लाओ, मैं तुम्हारी तेल मालिश कर देती हूँ। जैसे उसकी बेटी तेल मालिश करने के लिए पैरों को देखती है तो पैरों पर पीटने के निशान बने हुए थे। अब उन निशानों को देखकर जो बेटी है वो एकदम से हैरान सी हो जाती है और कहती है कि माँ ये क्या है। तो माँ बात को संभालते हुए कहती है कि बेटी अब बुढ़ापा है, बुढ़ापे में कोई ऐसा वैसा खा लिया होगा तो उसी वजह से ये निशान पड़ गए हैं। ऐसा कहकर वो कहती है कि इन चीज़ों को छोड़ो, तुम मालिश पे ध्यान दो और जल्दी से मालिश कर दो। मालिश हो जाती है। मालिश होने के बाद दोनों माँ बेटी उसी कमरे के अंदर सो जाते हैं। तभी रात को उसकी बेटी की बहू आती है और बूढ़ी अम्मा को वहाँ से जगाती है। जगाने के बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो उससे कहती है कि बुढ़िया अगर तूने भांडा फोड़ा तो फिर देख लेना, फिर मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब इस बात को सुनकर जो बूढ़ी अम्मा वो कहती है कि मैं कुछ नहीं बताने वाली अपनी बेटियों को और तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा दोबारा से जाकर बेटी के पास सो जाती है और जो बहू है वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब तभी दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन जो बड़ी वाली बेटी थी वो भी घर के अंदर आ गई थी और आने के बाद अपने भैया और भाभी से बतियाती है और बतियाते बतियाते एक संग से कहती है कि भाभी मेरा मन पकौड़े खाने का कर रहा है और माँ जी को भी पकौड़े बहुत पसंद हैं, तो तुम पनीर के पकौड़े बना दो। इस बात को सुनकर उसकी भाभी कहती है कि तुम तो खा लेना, तुम्हारे लिए तो बना रही हूँ, लेकिन माँ जी को पकौड़े से दिक्कत हो जाएगी, उनको पच नहीं पाएंगे। तभी उसकी छोटी वाली नंद कहती है कि कोई बात नहीं, पच नहीं पाएंगे तो डॉक्टर साहब किस लिए हैं, कुछ दवा दिला देंगे। ऐसा कहकर वो अपनी भाभी से कहती है कि तुम भाभी पकौड़े बनाओ और हम लोग बाजार जाते हैं, मैंने वकील साहब को बुलाया है और वकील साहब को लेकर आएंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम उतरवा देंगे। इसके बाद दोनों बहनें वहाँ से मार्केट के लिए निकल जाती हैं। अब पीछे से बहू को मौका मिल गया था बुढ़िया की खिंचाई करने के लिए, तो वह एक पनीर का टुकड़ा अंदर से लाती है और लाकर अपनी सास से कहती है कि बुढ़िया तुझे पनीर खानी थी ना, तो ये ले, तू आज पनीर खा।
तभी जो बुढ़िया है वो कहती है कि बहू, मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे पनीर खानी है, ये तो मेरी बेटियों ने कहा था, अब उनका बदला भी तुम मुझसे ही लोगी। लेकिन जो बहू है वो तभी कहती है कि तुमने मना भी तो नहीं किया था, और इसके बाद और कुछ भी है। तो उसके एक हाथ में लाल मिर्ची भरी हुई थी, तो लाल मिर्ची को वो पनीर के टुकड़े पर रखकर और जबरदस्ती उस टुकड़े को अपनी सास के मुंह में ठूसने लगती है। तभी बूढ़ी सास कहती है कि बेटी ऐसा मत कर, इससे तो मेरा मुंह जल जाएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा तड़पूंगी। इससे अच्छा तो तू ऐसा कर, मुझे जहर ही ला दे, मैं वो आराम से खा लूँगी और मर जाऊँगी। तभी जो बहू है वो कहती है कि अगर मैं ऐसा कर पाती तो जन कब का तुझे लाकर जहर दे देती, पर मुझे जेल थोड़ी ना जाना है, तू तो यही खा और इसे खाकर जितना तड़पना उतना तड़प लेना। बुढ़िया कहती है कि पहले एक बार तुमने मुझे ज़बरदस्ती गंदा खाना खिला दिया था और उस खाने को खाने के बाद 15 दिन तक मैं बीमार रही थी, तब भी तुमने डॉक्टर बुलाया था, डॉक्टर का खर्चा हुआ था, तो तुम दोबारा भी यही चाहती हो क्या? इसके बाद जो बहू है वो नहीं मानती है और ज़बरदस्ती उस पनीर के टुकड़े को मिर्च लगाकर उसके मुंह में ठूसने लगती है। इतनी देर में जो छोटी बेटी थी सोनिया वो वहाँ पर आ जाती है और अपनी भाभी के बालों को पकड़ते हुए उसे ज़मीन पर डाल देती है। जैसे वो ज़मीन पर गिरती है तो तुरंत उसके ऊपर आकर और बार बार उसे चांटे मारकर ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। अब जो भाभी है वो नीचे से एकदम से कहती है कि मुझे क्यों मार रही हो, मैंने किया क्या है? अब इस शोर शराबे को सुनकर उनका भाई भी जो अपनी बहनों के साथ गया था वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ आकर अपनी बहनों को रोकता और कहता है कि आखिर बात क्या हो गई। तभी जो छोटी बहन है वो कहती है कि भैया ये देखो, भाभी ज़बरदस्ती इस पनीर के टुकड़े पर मिर्च लगाकर माँ को खिला रही थी। इतनी मिर्ची से जवान आदमी का भी बुरा हाल हो जाएगा, ये तो जिसमें बूढ़ी माँ है हमारी 70 साल इसकी उम्र हो चुकी है, तो इनका क्या हाल होगा। इस बात को सुनकर जो भैया है वो एकदम से एक अलग सी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम चाहो उतना इसे टॉर्चर कर सकती हो, उतना उसे परेशान कर सकती हो, अब तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। दोनों बहनों ने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। दुकान पर वकील साहब आए थे और वहीं पर इन्होंने मुझे बुलाया था और पूरी प्रॉपर्टी को मेरे नाम लिख दिया है। अब इस बात को सुनकर जो बहू है उसके चेहरे पर भी मुस्कान आती है और वो कहती है ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अब देखती हूँ मुझे इसे टॉर्चर करने से कौन रोकेगा। लेकिन तभी सुमित की पत्नी कहती है कि ये बात तो ठीक है कि पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, इसीलिए ये दोनों आई थी, लेकिन मुझे एक बात रास नहीं आ रही है कि इन लोगों ने तो बोला था कि वकील साहब को घर ही लेकर आएंगे और यहीं पर प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो साइन किए जाएंगे, फिर उन्होंने दुकान पर ये प्रॉपर्टी के कागजात साइन कैसे किए हैं। अब इस बात को सुनकर दोनों बहनें एकदम से हंसने लगती हैं और कहती है कि भाभी वाकई में ही आपका दिमाग भैया से तेज़ चलता है, हम लोगों ने सही सोचा था कि अगर प्रॉपर्टी को घर पे नाम किया जाएगा तो भाभी का दिमाग तेज़ चलता है, वो पहचान लेगी। अब इस बात को सुनकर उनका भाई सुमित चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम लोग इस तरह से हंस क्यों रही हो। अब उसके बाद दोनों बहनें बताती हैं कि तुम्हारे इस ड्रामे के बारे में तुम माँ को कितना परेशान करते हो, हमें काफ़ी दिन पहले ही पता चल गया था। भाभी तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन माँ ने एक पकौड़ा खा लिया था और उसके बाद तुमने उसे काफ़ी देर तक पीटा था। उस दिन थोड़ी देर पहले मैं तुमसे बात कर रही थी और उसके बाद जब तुम्हारा बेटा गोलू के पास फ़ोन था तो उससे गलती से फ़ोन मिला रह गया था और पूरी की पूरी घटना मैंने सुन ली थी और सुनने के साथ मैंने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया था और आज जो यहाँ पे हुआ है उस पूरी घटना का वीडियो बड़ी बहन के फ़ोन में है। तो पहले तो मैंने बड़ी बहन से कहा कि बहन माँ के साथ ऐसे ऐसे जाती हो रही है, तो उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग चाहते थे कि माँ को तुम्हारे पास से ले जाएं, लेकिन उसके बाद सोचा कि बापू की जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास क्यों रहे जब तुम माँ का ही ख्याल नहीं रख रहे। इसी वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया ये प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम करने का, और इस प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम नहीं हम लोगों ने माँ के नाम किया है, तीनों बहन भाइयों ने मिलकर। अब इस बात को सुनने के बाद जो उनका भाई सुमित है उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो एकदम से अपनी माँ और बहनों के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद अपनी माँ को ज़रा भी परेशान नहीं करूँगा। इस बात को सुनने के बाद जो बूढ़ी अम्मा थी जिसका नाम था चंद्रो के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और वो एकदम से कहती है कि बेटी तुम सच कह रही हो कि आपके बाद ये मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, इस तरह से मुझे पिटना नहीं पड़ेगा बार बार। तो उसके बाद बेटी कहती है कि माँ आज के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और ये लोग केवल अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हैं, वरना तुम चाहो तो इसे निकाल भी सकती हो। इस बात को सुनकर जो चंद्रो है वो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। ऐसा कहकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी बच्चे की स्कूल से छुट्टी हो गई हो। उसके बाद दोनों बहनें पूछती है कि माँ अब इनका क्या करना है, तुम चाहो तो मैं इन्हें जेल भी भेज सकती हूँ। तो जो बूढ़ी माँ एकदम से कहती है कि बेटा अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम मेरी ही बेटी हो
उसके बाद छोटी बहन पुलिस के पास फ़ोन मिलाती है, पुलिस को बुलाया जाता है और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इन्हें लेके चलो, सबूत मैं ला रही हूँ। क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों थी उनके पास जहाँ पे वो बूढ़ी अम्मा को टॉर्चर कर रहे थे। अब इसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है, 5 साल की उन्हें सज़ा होती है। और जो दोनों बेटियाँ हैं वो कहती है कि माँ अब तू यहाँ पे अकेली कहाँ रहेगी, तो ऐसा कर हमारे साथ चली चल। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा है चंद्रो, वो कहती है कि बेटी काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी आज़ादी को महसूस कर पा रही हूँ। मैं तो इसी घर के अंदर रहूँगी, अब मैं अपने कमरे के अंदर सोया करूँगी और अपने हाथों से अपने लिए खाना बनाकर खाया करूँगी। काफ़ी दिनों से मैं बासा कूसा खाना खा रही थी और बाहर सोया करती थी, तो मुझे तुम लोग यहीं पर रहने दो। तभी बेटियां एकदम से बोल पड़ती है कि माँ तुम्हारे बुढ़ापे के दिन है और तुम बुढ़ापे में अपना ख्याल कैसे रखोगी। उसके बाद बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटी इस शरीर ने अपने जवान बेटे की मार तो सह ली, और जब मेरा बेटा मुझे मारता था तो लगता था कि हड्डियाँ चटक रही हैं और कहीं टूट ना जाए, और मेरी बहू भी मुझे इतनी ही बुरी तरह से मारती थी। जब उनकी मार को सहकर मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ तो अपने आप का ख्याल तो मैं आसानी से रख सकती हूँ। तुम लोग अपने घर जाओ और अपना घर बसाओ, तुमने ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। इसके बाद तीनों माँ बेटी एक दिन तक उसी घर के अंदर रहती है। उसके बाद बेटियां वहां से चली जाती हैं। बेटे को 5 साल की सज़ा हो गई थी। जैसे ही 5 साल की सज़ा ख़त्म होती है तो उसके बाद दोनों बेटा और बहू घर के अंदर आते हैं और बूढ़ी अम्मा से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। लेकिन बूढ़ी अम्मा अभी भी जो उनकी बातों को दिल से लगा कर बैठी थी वो उन्हें धुतकारते हुए घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मेरे घर में तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों का काम नहीं है। ऐसा कहकर वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बहनों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ को समझाओ, हमें माफ़ कर देगी, हम लोग अब बदल चुके हैं, जो हमने किया था उसकी सज़ा हमें सरकार ने दे दी है। इसके बाद बहनों के समझाने पर जो माँ है वो मान जाती है और उनको अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि वो 8 साल का बच्चा कहाँ रहा होगा। 8 साल का बच्चा अपनी दादी के पास रहा था और उसने रखा था उसको, क्योंकि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, वो उस बच्चे से प्यार किया करती थी। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर घटी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आपको सुनाने से आप लोग इनमें से बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो और अपने आप को एक बेहतर इंसान में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।